गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोय। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप समझ लें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअल में होते क्या हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, मीन्स कि वो इतने स्मॉल होते हैं कि हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देते। हमें उसे देखने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? हमें माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइड लेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विथ आईज अलोन और नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको 4 मेजर ग्रुप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है फंजाई, थर्ड है प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गी। इसके अलावा एक अदर कैटेगरी होती है वायरस। वायरस जो है क्योंकि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है, इतना स्मॉलर होता है ये कि इसे हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। बट एक्चुअल में इसे हमने अलग से कैटेगरी में क्यों लिया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स है। मीनिंग ये कि जब ये नॉन लिविंग जब ये इन्वायरमेंट में होता है तो ये नॉन लिविंग की जैसे बिहेव करता है, और जब ये इसको होस्ट सेल मिल जाती है, होस्ट ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, तो उसकी सेल में जाके ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, अपने अमाउंट को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे होस्ट बॉडी के अंदर ये लिविंग बीइंग की जैसे बिहेव करता है, इसलिए ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स है। उसके बाद में देखो इसमें कुछ कॉमन डिजीज जैसे कि कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कफ है, ये सब वायरस से होती है। इसके अलावा पोलियो, चिकन पॉक्स, ठीक है, ऐसी डिजीज जो है ये भी वायरस से होती है। अभी हम बहुत पढ़ रहे हैं कोरोना के बारे में, वो भी एक वायरल डिजीज है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वायरस जो होते हैं वो कितने हार्मफुल हो सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन की पावर जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक मैंने डायग्राम बना रखा है, ये देखिए आप, ये एक्चुअल में क्या है, कैसा वायरस है, ये बैक्टीरिया को हार्म पहुंचाने वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसके लिए हार्मफुल वायरस है या उसको डिजीज कॉज करने वाला वायरस है, तो इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, तो इस तरह से जो है वायरस की बात की हमने। अब हम बात करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हैबिटेट के बारे में, वो कहाँ रहते हैं, कैसा उनको इन्वायरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ। ठीक है, और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मीनिंग पता है ना, जब किसी की बॉडी का फॉर्मेशन, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन सिर्फ एक सिंगल सेल से होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल्ड, और इफ किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन एक से ज़्यादा सेल से होता है तो उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हर टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, यानी कि उसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो बहुत ही ठंडा जैसे कि आइस कोल्ड जो इन क्लाइमेट है उससे लेकर के हॉट स्प्रिंग वाला, यानी कि बहुत जो गर्म पानी के झरने होते हैं ना, वहाँ भी ये होता है। ठीक है, डेजर्ट से लेकर के मर्शी जो लैंड होती है, डेजर्ट का जो एरिया होता है वो बहुत ही ड्राई जोन होता है। ठीक है, जबकि जो मर्सी लैंड होती है वो कैसी होती है, दलदली, तो वहाँ पे भी ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो है ह्यूमन या फिर अदर एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, इवन ह्यूमन के अंदर भी। ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर या उसके अंदर होते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो अकेले रहते हैं जैसे कि अमीबा। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, कॉलोनी का मीन्स है कि वो बहुत जो है समूह बना के रहेंगे। ठीक है ना, तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं कनेक्ट होके। ठीक है, तो उसको कॉलोनी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अगर उनकी हमारी लाइफ में हम बात करें तो उनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं जबकि कुछ हार्मफुल होते हैं। बेनिफिशियल कैसे होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और हार्मफुल जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं या फिर हमारे फूड को या हमारी कुछ चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं, तो वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलग अलग पर्पस से यूज आते हैं, जैसे कि देखो
एक सिंपल सा एग्जांपल है कर्ड, है ना, हमने घर में जो दही बनते हुए देखा होगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनता है। ब्रेड, केक, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनती हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत लंबे पुराने समय से उनको हम अल्कोहल फॉर्मेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए। इसके अलावा जो है इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने का काम करते हैं, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे कि वेजिटेबल पील्स है, एनिमल्स का जो रिमेन्स कुछ भी बचता है, वो फिशेस जो है वो, तो उन सबको ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं हार्मलेस सब्सटेंस में, ठीक है, तो ये सब बैक्टीरियाज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन भी करते हैं। उसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे जो डिजीज़ है उनसे लड़ने के लिए हम मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन होते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया से उनका फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया के बारे में आपने सुन रखा होगा, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बिकॉज जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट जो है नाइट्रोजन के फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनको कंपाउंड नाइट्रोजन को ही यूज़ कर सकते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम भी ये करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्ड के बारे में। तो देखो कर्ड जो होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, एक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस जो होता है वो कर्ड फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। करता क्या है ये देखते हैं। देखो मिल्क जो होता है उसमें एक शुगर होता है, एक टाइप का शुगर है लैक्टोज, ठीक है। इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे ही शुगर एसिड में कन्वर्ट होगी मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेड की। ब्रेड का फॉर्मेशन कैसा होता है, देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है आपके कि हम क्या करेंगे कि 1/2 kg फ्लोर लेंगे, यानी कि आटा मैदा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें हम थोड़ी शुगर ऐड करेंगे और फिर गर्म पानी मिक्स करेंगे, ठीक है। और उसका हम क्या करेंगे एक डफ बना लेंगे, ठीक है। देन उसके अंदर जो है हम थोड़ा अमाउंट में ईस्ट पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है। इस पाउडर ऐड करने के बाद में वो जो डफ होगा उसको हम रख देंगे। हम जब 2 आवर्स के बाद उसको देखेंगे तो देखेंगे कि उसकी जितनी अमाउंट थी उससे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो वो किस वजह से बढ़ा, बिकॉज जो ईस्ट है हमने उसमें ईस्ट पाउडर ऐड किया था ना, तो ईस्ट जो है एक तरह की फंजाई होती है ईस्ट, ठीक है, तो फंगस होती है। तो ईस्ट को जब हम उसमें ऐड करते हैं तो वो रैपिडली उसके अंदर रिप्रोड्यूस होती है, और रिप्रोड्यूस होने पर क्या होता है कि जो उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें वो CO2 बाहर निकालता है। तो वो CO2 जो बाहर निकालेगा उस CO2 की वजह से बबल गैस, जो गैस निकलेगी ना, तो उससे बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा कि जो डफ है उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ब्रेड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हम इडली बनाते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, हम जो खमन बनाते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। उसमें खमन में आपने देखा होगा, खमन में, ब्रेड में, इन सब में बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं ना, वो जो पोर्स बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं, क्योंकि जब ईस्ट बनती है तो ईस्ट की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर उसकी जो CO2 निकलेगी रेस्पिरेशन में, उससे क्या हो जाएगा, उससे वहाँ पर पोर बन जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूज़। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कमर्शियली जो है हम अल्कोहल के फॉर्मेशन में, वाइन के फॉर्मेशन में और एसिडिक एसिड के, विनेगर के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। ईस्ट जो है वो कमर्शियली यूज़ होता है, किस लिए, अल्कोहल और वाइन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे अभी हमने ब्रेड में देखा ना ईस्ट, वैसे ही क्या होता है जो अल्कोहल है उसके और वाइन के फॉर्मेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। ईस्ट जो होता है उसको नेचुरली वहाँ पर कहाँ ग्रो कराया जाता है, जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि बार्ले है, वीट है, राइस है, ठीक है। इसके अलावा क्रस्ट फ्रूट जूस होते हैं उनको, ठीक है, उनके अंदर जो है हम इसको ग्रो करवाते हैं। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी हुई है आपको इस प्रोसेस को समझने के लिए। देखो हम क्या करेंगे कि एक 500 ml का एक बीकर लेंगे, ठीक है। उस बीकर को 3/4 तक हम वाटर से फिल कर देंगे। देन उसके अंदर हम 2-3 स्पून जो है शुगर मिलाएंगे, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद हम उसमें 1/2 स्पून ईस्ट पाउडर मिक्स कर देंगे, ठीक है। देन उसको हम कोई वर्म जो प्लेस होगा, गर्म कोई जगह होगी, वहाँ पे उसको रख देंगे। 4-5 घंटे हम उसको ऐसे ही रखेंगे। देन उसके बाद हम जब उसको देखेंगे तो उसमें स्मेल आ रही होगी,
ये स्मेल क्यों आ रही है? ये स्मेल आ रही है अल्कोहल की वजह से, बिकॉज हमने जो शुगर मिक्स की थी उस शुगर को इस ईस्ट ने किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्कोहल में, ठीक है ना। तो ये जो एक्चुअल में प्रोसेस है, यानी कि शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही अल्कोहल वाइन बनते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले बताया था साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर। इन्होंने इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1857 में। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक अदर यूज, मेडिसिनल यूज, ठीक है। जो भी एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, उनका फॉर्मेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होता है बहुत सारे का। जैसे एक एग्जांपल है पेनिसिलिन, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है ये। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो क्या है? मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करता है या उसको कम करता है, ठीक है, इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और वो डिजीज कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा जो भी कोई कुछ भी ऐसा होगा, कोई ऐसी मेडिसिन होगी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करती है, उसको रोकती है या उसको स्टॉप करती है, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं एंटीबायोटिक्स के। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, इंपॉर्टेंट बात है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1929 में इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी सडन ही हुई थी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो फ्लेमिंग थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये वर्क कर रहे थे कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे, ठीक है। और बैक्टीरिया के जो कल्चर होते हैं, यानी कि जहाँ पर हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, ठीक है ना, वो जो एरिया होता है उसको कल्चर बोलते हैं। तो उस बैक्टीरिया जो कल्चर था उसके अंदर उन्होंने देखा कि सडनली उनको ऐसे कुछ ग्रीन मोल्ड के स्पोर्स मिले, ठीक है। और जिस प्लेट के अंदर, यानी कि जिस कल्चर वाली प्लेट के अंदर वो ग्रीन मोल्ड के स्पोर्स थे, वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस मोल्ड की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रिवेंट हुई है, यानी कि उसकी ग्रोथ रुकी है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो पेनिसिलिन है उसकी डिस्कवरी हुई। यानी कि इससे हमें पता चला कि जो पेनिसिलिन जो मिली हमें, जो मोल्ड जो है, ग्रीन मोल्ड फंजाई जो है, उसके जो स्पोर्स थे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं, तो उसको हम एज ए एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे ग्रो कराए जाते हैं, और जो है अलग अलग तरह की जो डिजीज़ होती है उनको कंट्रोल करने के लिए वो यूज़ होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू कंट्रोल मैनी डिजीज। उनको हम बहुत सारे एनिमल्स में और प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। एंटीबायोटिक्स एक इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, नोट में लिखा है मैंने, देखो, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनको डॉक्टर, वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। बिकॉज आप अननेसेसरी अगर जब हमें ज़रूरत नहीं है या फिर हम कोई रॉन्ग डोज ले लेते हैं उसका, तो उससे हमें उससे बहुत सारे जो है हार्म्स हो सकते हैं। जैसे कि हमें नीड नहीं है और फिर भी हमने एंटीबायोटिक ले लिया, तो इस फ्यूचर में उससे क्या हो जाएगा, वो ड्रग हमारे लिए लेस इफेक्टिव हो जाएगा, हमारी बॉडी जो है उसके लिए वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि जब हमें फ्यूचर में कभी इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है एंटीबायोटिक्स जो होगा वो अननेसेसरी हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उससे हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीनेशन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। वैक्सीनेशन क्या होता है, हम किसी डिजीज़ को, हमें कोई डिजीज़ ना हो उसके लिए हम पहले से ही वैक्सीनेशन लगवाते हैं। छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन होता है, आपने देखा होगा, है ना। आप सभी ने पोलियो का जो है ओरल वैक्सीनेशन उसको सभी ने लिया ही होगा, है ना। तो उसके बारे में देखो, तो वैक्सीनेशन एक्चुअल में होता क्या है, देखो, इसकी जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की थी। साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर,
और स्मॉल पॉक्स जो वायरस होता है उसके लिए उन्होंने, जो डिजीज़ होती है उसका जो वायरस होता है उसके लिए उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाया था। ठीक है, जब डिजीज़ जो है उसका ये वर्क कैसे करते हैं वैक्सीनेशन एक्चुअल में, देखो वैक्सीन्स जो होते हैं ना उनके अंदर जो है डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स डाले जाते हैं। ठीक है, जब वो बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है। ठीक है ना, और वो जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो उससे फाइट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि जब हम कोई डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करवाते हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगे और वो एंटीबॉडीज़ जो होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या करेंगे, जो डिजीज़ होगी, जो माइक्रोब्स होंगे उनसे लड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एंटीबॉडी फॉर्मेशन को हम एक्टिवेट करते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनकी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, जैसे कॉलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, इनको वैक्सीनेशन के थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा स्मॉल पॉक्स जो है उसकी वैक्सीनेशन जो है उसके लिए वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन चला था, जिसके थ्रू उसको मोस्ट ऑफ वर्ल्ड का जो पार्ट है वहाँ से इरेडिकेशन हो चुका है उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी वैक्सीन्स जो है अब लार्ज स्केल पे बन रही है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं जिससे हम बहुत सारी जो है डिजीज़ जो है उनसे बच सकते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया और जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको वो कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इस तरह के जो माइक्रोब होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर रहे हैं इसलिए। फिर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कुछ प्लांट वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको, ये जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं उनको ये डिकम्पोज करके उनसे मेन्योर बना देते हैं। ठीक है, उनको डिग्रेड कर देते हैं। हार्मफुल जो सब्सटेंस है, स्मेली सब्सटेंस है, उसको वो जो है यूजफुल सब्सटेंस में यानी कि मेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट को क्लीन अप करते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब तक हमने जो बात की थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट की थी। यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेसिकली हमें किस तरह से हार्म कर सकते हैं, या तो वो हमें कोई डिजीज कॉज करेंगे और नहीं तो क्या होगा कि वो हमारे फूड को स्पॉइल करेंगे या हमारे क्लोथ को या हमारे कुछ भी जो मटेरियल है उसको स्पॉइल करने का काम करेंगे। तो ये जो चीजें हैं इस तरह से वो हमें हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ माइक्रोब्स कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स। जो भी ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, ऐसे माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। और सम ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथिंग को, लेदर को, इनको सबको वो स्पॉइल कर देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। ऐसी कोई भी माइक्रोबियल डिजीज जो किसी हेल्दी पर्सन के अंदर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हो जाती है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, ऐसी जो डिजीज होती हैं उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होती है। ठीक है, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे इसके, कॉलेरा है, कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है। उसके बाद में व्हेन ए पर्सन, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम छोटा सा कफिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। अगर किसी पर्सन को कोल्ड हो रखा है, वो स्नीजिंग करता है, तो उसकी ड्रॉपलेट्स जो होंगे उनके अंदर थाउजेंड्स की अमाउंट में वायरस होंगे और वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे।
अब उस एयर के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आता है, ठीक है, तो वो जो वायरस है वो उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाएंगे जब वो सांस लेगा। ब्रेथिंग में जब सांस लेगा ना अंदर की तरफ, तो उससे क्या होगा, इनहेलेशन जब करेगा तो वो जो वायरस है वो बॉडी में एंटर कर गए। वायरस जब बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस हेल्दी पर्सन को भी वो डिजीज हो जाएगी। तो इस तरह की जो डिजीज होती है जो एयर के थ्रू फैलती है उसको हम बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं और उस डिजीज को फैलाने का काम करते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई की बात कर लेते हैं हम। हाउस फ्लाई जो होती है वो भी इस तरह का कैरियर है। ये क्या करती है कि गार्बेज और जो एनिमल एक्सक्रीटर है उसके ऊपर बैठती है, ठीक है, और उसके बाद में जो भी अनकवर्ड फूड है उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। तो उसके जो पैर होते हैं उस पर चिपक जाते हैं ये जो डिजीज वाले पैथोजेंस हैं ये। और जब उस पैथोजन जिसने ट्रांसफर कर दिया है फ्लाई ने, जो हमारा फूड था अनकवर्ड उसके ऊपर, उसको जब भी कोई हेल्दी पर्सन खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके जो फ्लाई जो है हाउस फ्लाई वो भी डिजीज को के लिए कैरियर का काम करती है। तो इस तरह की जो डिजीज होगी उसको हम बोलेंगे इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। उसके बाद में कुछ ऐसे अदर एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो कैरियर होता है मलेरिया का, ठीक है। मलेरिया जो पैरासाइट है उसका वो कैरियर होता है। मलेरिया जो है उसका जो पैरासाइट है वो एक प्रोटोजोवन होता है, जो कि हम कहते हैं प्रोटोजोवन होता है। और ये जो फीमेल जो है मॉस्किटो, ये एनोफिलीज जो मॉस्किटो है ये क्या करती है, मलेरिया के लिए कैरियर का वर्क करती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोवन है जो कि मलेरिया डिजीज को कॉज करता है, लेकिन कैरियर का वर्क यहाँ पे कौन कर रहा है, जो मॉस्किटो है एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज वो। इसी तरह से एक अदर डिजीज है डेंगू, जो वायरल डिजीज है, लेकिन उसके लिए कैरियर का वर्क करता है एडीज मॉस्किटो। फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है वो भी उसके लिए कैरियर का काम करता है डेंगू फीवर के लिए, ठीक है, जो कि एक वायरल डिजीज है। तो इस तरह से जो डेंगू और मलेरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो जो मॉस्किटो है वो नॉर्मली वाटर के अंदर अपने अंडे देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो जहां पर भी वाटर कलेक्ट हो रहा है, ऐसी कोई जगह है जहां पे लंबे समय तक वाटर कलेक्ट हो रहा है, तो वो वहां पे जो है अपने एग दे देता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो कूलर है, जो टायर है, जो फ्लावर पॉट है, उनमें पानी को हमें कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे चारों तरफ का जो सराउंडिंग है उसको हमें क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, ताकि मॉस्किटो जो है वो वहां पे ब्रीडिंग ना कर सके, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। उसके अलावा मॉस्किटो मैट, स्प्रे, लिक्विड या फिर रिपेलेंट क्रीम, इन सबको भी यूज करना चाहिए। इससे भी हम मॉस्किटो से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा देखो बात करते हैं जो ह्यूमन बीइंग है उसको डिजीज करते हैं जो माइक्रोब्स हैं वो। तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीज की बात कर लेते हैं। जैसे देखो सबसे फर्स्ट डिजीज है यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज है, यानी कि एयर के थ्रू ट्रांसमिटेड होगा। क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए कि जो भी पर्सन जिसको ट्यूबरकुलोसिस है उसको, और इसके अलावा देखो अदर डिजीज यहाँ पे जो मैंने 4 डिजीज दे रखी है, जैसे मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, ये तीनों डिजीज वायरल डिजीज है। ये एयर के कांटेक्ट से, वाटर के कांटेक्ट से जो है ये ट्रांसमिट होती है। तो इन सब डिजीज से सब एक ही तरीका है क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है, तो जो भी पर्सन है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में जाना चाहिए। अभी जो है कोरोना की वजह से हमने इस आइसोलेशन वर्ड को बहुत बार सुना है। व्हाट इज आइसोलेशन? देखो आइसोलेशन का मीनिंग ये है कि जो पर्सन है वो किसी डिजीज के ट्रांसमिटेड होने के डर से अपने आप को बाकी जो अदर जो भी पर्सन हैं उनसे एक डिस्टेंस पे, लगभग 2-3 मीटर के डिस्टेंस से रहता है, उनसे सबसे अलग रखता है खुद को। तो ये जो स्थिति होती है इसको हम बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो पेशेंट है उसको अपने आप को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए प्रॉपर सुटेबल एज पे, जब भी इसका वैक्सीनेशन का एज होता है, ठीक है। पोलियो है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब के वैक्सीनेशन होते हैं, तो सुटेबल एज में वैक्सीनेशन करवाने चाहिए।
उसके बाद डिजीज है कॉलेरा, टाइफाइड, ये दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं। ये वाटर से या फिर फूड से, यानी कि अगर वाटर कंटामिनेटेड है या फिर फूड कंटामिनेटेड है, उसको खाने या पीने से ही ये डिजीज होती है। इसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें जो है पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, गुड सैनिटरी हैबिटेट्स रखनी चाहिए, गुड सैनिटरी हैबिट्स रखनी चाहिए, और प्रॉपरली जो कुक्ड फूड है वो हमें खाना चाहिए। वाटर जो है वो बॉइल्ड पीना चाहिए। उसके अलावा टाइमली वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। फिर उसके बाद डिजीज है हेपेटाइटिस, ये एक वायरल डिजीज है, वाटर के थ्रू होती है ये। इसमें भी सेम ही है, पर्सनल हाइजीन रखो, प्रॉपर कंज्यूम फूड, प्रॉपर जो फूड है कुक्ड उसको कंज्यूम करो, वाटर जो है वो बॉइल्ड पियो और वैक्सीनेशन करवाओ। उसके बाद मलेरिया, मलेरिया एक प्रोटोजोवन डिजीज है, मॉस्किटो के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए, रिपेलेंट यूज करना चाहिए, स्प्रे यूज करना चाहिए, और वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ प्लांट डिजीज की जो कि माइक्रोब्स के थ्रू होती हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो है किसमें होता है, ये सिट्रस मीन्स हो गया लेमन में, ठीक है, लेमन में होता है। ये बैक्टीरियल डिजीज है और एयरबोर्न डिजीज है, यानी कि एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। रस्ट ऑफ वीट, वीट में होने वाली डिजीज है, फंगल डिजीज है, ये एयर के थ्रू या फिर जो सीड्स होंगे जिनमें इन्फेक्शन पहले से हो रखा है उनके थ्रू ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिटेड होती है। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, भिंडी जो होता है उसमें जो उसकी वेन्स होती हैं वो येलो हो जाती हैं, ठीक है। तो ये डिजीज जो है ये वायरल डिजीज है और ये इंसेक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिटेड होती है। अब ये जो भी डिजीज है प्लांट की जो कि माइक्रोब से हो रही हैं, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ स्पेशल जो केमिकल होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, उनको यूज करके, जो स्पेशल केमिकल होते हैं उनको यूज करके हम उन माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे हार्मफुल जो इसका प्रोसेस है वो होता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है, देखो जब माइक्रोब्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड में जब वो ग्रो करते हैं तो उससे क्या करते हैं, वो कई बार वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। अब वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो अगर हमने ऐसा कोई फूड इनटेक किया है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ग्रो किया है और उन्होंने जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया है वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए पॉइजनस है, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो है कुछ सीरियस कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और कभी कभी तो ये कंडीशंस इतनी सीवियर हो जाती है कि डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड को स्पॉइल कर लेता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। और इस तरह की फूड को जब हमने इनटेक किया और उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हमारे लिए पॉइजनस है और उसकी वजह से हम में जो इलनेस आ रही है उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमारा फूड है उसको प्रिजर्व रखना चाहिए, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको प्रिजर्व रखना है। तो फूड के प्रिजर्वेशन क्या होती है, देखो फूड के प्रिजर्वेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल को यूज करते हैं जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करवाते हैं, हमें पता चल जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए। तो केमिकल के अंदर जैसे हम सॉल्ट यूज कर सकते हैं, एडिबल ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, ये कॉमन केमिकल्स हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। तो ये इससे क्या हो जाता है, इस तरह से जो हम प्रोसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन। तो जो भी फूड जो हमारा है उसको हम प्रिजर्व रख रहे हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद में कुछ केमिकल होते हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइस सल्फेट है, इनको भी कॉमन जो है प्रिजर्वेशन के फॉर्म में यूज करते हैं, ये भी प्रिजर्वेटिव्स हैं। और जैसे हम जो जैम लेते हैं, स्क्वैश जो लेते हैं, उसके अंदर उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए जो है प्रिजर्वेशन के फॉर्म में इनको काम में लेते हैं। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जो होता है उसको यूज किया जाता है मीट में, फिश में, और इसके अलावा आंवला, जो रो मैंगोस हैं, जो हमारी टेमरिंग है, उसको प्रिजर्व रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है कभी कभी हम प्रिजर्वेशन के लिए जो है ऑयल और विनेगर भी यूज करते हैं। जैसे हमारा
जो पिकल होता है, अचार, उसको हम खराब होने से बचाने के लिए ऑयल यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर पाते और हमारा जो भी फूड है वो प्रिजर्व रह जाता है। इवन वेजिटेबल, फ्रूट, फिश और मीट के लिए भी हम इस मेथड को यूज करते हैं। उसके अलावा एक मेथड होता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इफ हम किसी चीज को बहुत ज्यादा बॉईल कर लेते हैं तो भी उससे माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बहुत ही लो टेम्परेचर पे भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। तो ये दोनों ही जो कंडीशंस होती है उससे भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे फूड को बचा सकते हैं। जैसे कि हम देखो मिल्क को बॉईल करते हैं, है ना, और जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो इस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे फूड को प्रिवेंट कर पा रहे हैं। उसके अलावा एक टेक्निक होती है पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन जो टेक्निक थी उसको लुईस पॉस्चर ने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको पॉस्चराइजेशन कहते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है, देखो इन्होंने जो टेक्निक डिस्कवर की थी वो मिल्क के लिए ही की थी। मिल्क को अगर हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक 50 to 30 मिनट तक बॉईल करते हैं, देन उसको हम सडनली चिल्ड करके स्टोर कर देते हैं, तो उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं पॉस्चराइजेशन, और डिस्कवर किया था इसको लुईस पॉस्चर ने। उसके अलावा स्टोरेज एंड पैकेजिंग, जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको हम एयर टाइट जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर एयर टाइट पैकेट में है तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से उसको हम बचा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपको पता ही होगा, जो बैक्टीरियम, जो राइजोबियम है, ठीक है ना, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरियम होता है जो कि रूट नोड्यूल्स में होता है। किसके, जो भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो हमारी पल्सेस हैं, यानी जो भी ऐसे फलीदार जो पौधे होते हैं, जैसे ग्वार पौध है, जैसे मूंग है, मोठ है, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। यानी कि जो भी हमारी पल्सेस हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। इनके जो रूट नोड्यूल्स होती हैं उनमें एक बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं राइजोबियम। ये बैक्टीरिया जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, इस तरह से जो इनकी रूट्स होती हैं उसमें रूट नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, और उन रूट नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो हर लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, इन सब के अंदर ये एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट और एनिमल्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो फिर कैसे यूज करेंगे, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इसको कंपाउंड फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, और ये जो कंपाउंड फॉर्म में जब ले आते हैं, यानी कि जब नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, तो उसको फिर सॉइल से प्लांट यूज करते हैं, और उस प्लांट को जब हम एनिमल्स खाते हैं तो फिर वो प्लांट के अंदर भी क्या करेगा, उनके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। देन उसके बाद जब हम उसे खाएंगे तो हमारे अंदर भी वो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करेगा। इस तरीके से उसके बाद में क्या होता है कि जब जो वेस्टिजियस प्रोडक्ट हम निकालते हैं उनके अंदर इसके अलावा जो डेड मटेरियल होते हैं उनसे भी क्या होता है, सॉइल के अंदर ये नाइट्रोजन फिर से पहुंच जाता है और फिर से प्लांट इसको यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ये जो कंपाउंड फॉर्म में जो नाइट्रोजन है इसको ये वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और देन उसको क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में फिर से भेज देते हैं। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो बना रहता है, ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है, बल्कि कांस्टेंट रहता है। कैसे होता है देखते हैं। देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, ये क्या होता है, एक तो प्रोसेस है लाइटनिंग। जब लाइटनिंग की प्रोसेस होती है तब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। यानी कि क्या होता है, देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो N2 है, यहाँ से इस लाइटनिंग से ये NO3 या NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कंपाउंड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया। इसी तरीके से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, और उसको कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ये कंपाउंड फॉर्म में आ गए तो उस कंडीशन में जो प्लांट्स हैं वो इसको
सॉइल में हो गए कंपाउंड फॉर्म में। अब जो प्लांट्स हैं वो इसको यूज कर लेंगे, प्लांट को जो एनिमल खाएंगे उनके अंदर ये पहुंच जाएंगे। अब वो जो एनिमल्स जो होंगे वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालेंगे उसमें, और इन एनिमल की जब डेथ हो जाएगी उससे उससे क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन फिर से सॉइल में पहुंचेगा। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस कंपाउंड जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और देन उसको फिर से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन का साइकिल है ये चलता रहता है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, हमने आज चैप्टर 1 आपका है सेकंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय उसको कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू स्टूडेंट। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।